नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो हम लोग डिस्कशन का टॉपिक लेंगे भारतीय इतिहास, और उसमें मॉडर्न इंडिया के टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया था। और आज सेकेंड क्लास रहेगा हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में कैसे उदय हुआ, या ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कहें, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो जो आज डिस्कशन का पॉइंट है, पहले हम उसको क्लियर कर देते हैं। टॉपिक पहले हम आज क्लियर करते हैं, टॉपिक क्या रहेगा तो इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का, या कहें एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कहें इसको एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टॉपिक रहेगा। इसे कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कहा जाता है। टॉपिक का नाम लिखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। तो ये आपका टॉपिक था। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। और याद होगा आपको, मैंने बताया था एक पॉइंट, वहीं से मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था ब्रिटिश साम्राज्य का जो, यानी कि जो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज था, इस यूरोपीय कंपनियों का सीरीज मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। पुर्तगीज के बाद दूसरी जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई वो डच थी। तीसरे नंबर पे जो कंपनी थी उसका नाम मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अराइवल का क्रम मैंने बताया था आपको। चौथे नंबर पे जो हमने आपको पढ़ाया था डेनिश बताया था, और लास्ट में मैंने आपको बताया था फ्रेंच कंपनी, कि फ्रेंच कंपनी भारत में व्यापार कर। तो ये जितनी कंपनियां, जो इसका टॉपिक भी मैंने आपको करा दिया है, आपको यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी यहाँ पर, कि ये जो आने वाली कंपनियों का ये अराइवल का क्या था, सीक्वेंस था। ये अराइवल का क्या था, सीक्वेंस था। जो इंडिया आने का क्या था, इनका क्रम था। तो ये आखिरकार भारत में ये सभी कंपनियां भारत में क्यों आई थी, ये बात मुद्दे की बनी थी। तो यहां पर मैंने आपको सिखाया था ये सभी कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इनका उद्देश्य क्या था, तो ट्रेड था। ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि ये व्यापार करने के उद्देश्य से, इनका उद्देश्य जो था क्लियर था, कि ये उद्देश्य जो था ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती हैं। ये सभी कंपनियां पुर्तगीज, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी भारत व्यापार करने के दृष्टिकोण से भारत ये लोग आते हैं। अब मुद्दे की बात ये होती है, इन सभी कंपनियों में, इन जो सभी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर क्या करेगी, रूल्ड करेगी। रूल मतलब कि शासन करने का जो कार्य करती है, उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी सब में क्या होती है, अंततः जो विजय हुई थी जिस कंपनी का, वही था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो सेकेंड फेज में जो आपका टॉपिक बनता है वो यही बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे रूलर बनी। रूलर बनने का मतलब, अब समय आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन की सत्ता को प्राप्त करे। तो पहले फेज में व्यापारी बनेंगे, दूसरे फेज में जो है ये लोग शासक बनेंगे। और उसी शासक बनने के क्रम में जो इन्होंने विजय की शुरुआत किया था, वो विजय की शुरुआत इन्होंने बंगाल से किया था। कैसे बंगाल से शुरुआत किया, क्यों बंगाल से शुरुआत किया, मुद्दे की बात यहां पे बनता है। सक्सेसर का क्या कंडीशन था, आखिरकार बंगाल क्या वास्तव में कमजोर हो चुका था, या बंगाल की क्या पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसा था, या पॉलिटिकल की क्या सिचुएशन ऐसा था, या हम यूं कहें कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता, या अंग्रेज भारत व्यापार करने के लिए आए थे और ये अंग्रेज भारत में शासन की सत्ता को प्राप्त कर लिए।
बहुत सारी रहस्य की बातें हैं यहाँ पर। क्या अंग्रेज भारत में एक जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तहत आए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तहत अंग्रेजों ने भारत को क्या किया, शासन किया। यहाँ पर क्या किया देखेंगे, धन को लूटा और यहीं पर क्या है, यहाँ से पैसा ब्रिटेन को लेकर गए। क्या ये प्रोसेस के माध्यम से हुआ, क्या यह ऐसी परिस्थितियां थी या अंग्रेजों की आवश्यकताएं थी, ये काफी सारी बातें यहां पर क्लियर होती हैं। और इसी टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वही कहानी है यहां पर, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। ये वही पॉइंट है जहां पर भारत के तरफ से एक मौलिक भूल होता है और वो मौलिक भूल एक ऐसा मौलिक भूल है, एक ऐसा भूल है जहां अंग्रेज भारत की सत्ता को इस्टेब्लिश कर लेता है। और वो जो मौलिक भूल है वो वही डेट है साथियों, 23 जून 1757, जिसको यदुनाथ सरकार कहते हैं कि भारत का मध्यकालीन समाप्त हो जाता है, आधुनिक काल स्टार्ट हो जाता है। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं कि अंग्रेजों ने क्यों बंगाल की विजय किया। पहला जो इसमें टॉपिक होता है वो यही होता है, वाई विक्ट्री ऑफ बंगाल। इसे कहा जाता है बंगाल विजय ही क्यों। इसे क्या कहेंगे, बंगाल विजय ही क्यों, पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा जो आपका यहां पर पॉइंट बनेगा, बंगाल विजय ही क्यों, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख दूं और अच्छा आएगा। बंगाल विजय ही क्यों, पहला पॉइंट आपका बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है, अंग्रेजों ने बंगाल का विजय क्यों किया। अगला बनता है, अंग्रेजों ने बंगाल के विजय करने क्रम में सक्सेसर क्या था, सक्सेसर ऑफ बंगाल, बंगाल के उत्तराधिकारियों की क्या कंडीशन थी। इसे कहते हैं सक्सेसर्स ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी इसे कहते हैं बंगाल के उत्तराधिकारी। डिटेल में ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ जो जरूरी बातें मैं आपको समझाऊंगा। बंगाल के उत्तराधिकारी, बंगाल के उत्तराधिकारी के बाद जो तीसरा पॉइंट बनेगा, इसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, यानी इसे कहेंगे, ये हुआ था 23 जून 1757, डेट याद रखिएगा। इसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद अगला जो टॉपिक बनेगा आपका, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। इसे कहेंगे बक्सर का युद्ध। और लास्ट जो पॉइंट बनेगा, इसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। यानी इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये रहेगा आपका, ये दो है, इसका डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764, और ये है आपका 12 और 16 अगस्त 1765 रहेगा। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया। क्लियर है आपका। ये रहेगा इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और अगला रहेगा आपका बंगाल के उत्तराधिकारी। फिर बनता है बंगाल विजय ही क्यों, वाई विक्ट्री ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने भारत की चाबी को बंगाल से खोजने का प्रयास किया और सफल रहे। कैसे सफल रहे, ये पूरी कहानी हमें यहां पे समझना रहता है। यानी बेसिक रूप से हम कहें यहां पर तो 5 टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन इस 5 टॉपिक में जो हम आज आपको डिस्कस करेंगे
वो शुरुआत करेंगे प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद पे हम लेकर के चलेंगे। इसकी क्लास में आपको बेसिक क्लास आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बस आपको बताऊंगा और वहीं से कहानी मैं आपको सीधे आगे की तरफ ले जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसको ज़्यादा बताने में आपका अगला टॉपिक नहीं हो पाएगा। मेन एक्चुअली होता क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल विजय की शुरुआत इसलिए किया कि बंगाल एक फर्टाइल लैंड था, बंगाल एक बृहद क्षेत्र था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी क्या था, शामिल था। फर्टिलिटी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है और यहाँ पर अंग्रेजों को रीजनल फाइट इन्हें नहीं करना पड़ता। इन तमाम परिस्थितियों के देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित किया और अंग्रेज भारत की विजय की जो शुरुआत किए वो बंगाल से किए। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट आपका बनता है, सक्सेसर बंगाल के उत्तराधिकारी में एक नाम मिलेगा जो जिसका नाम रहेगा अली वर्दी खां। बस यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि अली वर्दी खां जब नवाब बना, अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खां के नवाब, हालांकि कहानी तो बहुत है लेकिन उतना नहीं जा रहा हूं। अली वर्दी खां का ग्रैंड सन था, उसी ग्रैंड सन का नाम रहेगा सिराजुद्दौला। और अली वर्दी खां ग्रैंड सन यानी उसका जो नाती था, ये अली वर्दी खां का जो नाती है, याद रखिएगा जी, इसका नाम मिलेगा सिराजुद्दौला। क्या नाम मिलेगा, सिराजुद्दौला। और यही कहा जाता है जो नाती है इसका, जिसे कहते हैं ग्रैंड सन। इसका कोई अपना लड़का नहीं था सिराजुद्दौला अली वर्दी का। तो अली वर्दी खां की 3 लड़कियां थी, उसी एक लड़की का एक लड़का था, उसी में से एक लड़की का एक लड़का था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां जो है ये चाहता है सिराजुद्दौला नवाब बने। सबसे जो है योग्य जो है शासक था, सबसे जो उसको कहते हैं एबलेस्ट कह सकते हैं, एबलेस्ट जो शासक था वो सिराजुद्दौला था। ये अली वर्दी खां यही बात को चाहता था कि सभी जो है बंगाल के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था अली वर्दी खां के बाद अगर कोई योग्य हुआ तो सिराजुद्दौला को ये चाहता था नवाब बने। फिर पूरी कहानी यहाँ पे बनती है और यहीं पे बनता है जब यही बच्चा लगभग 20-22 साल का लड़का है, जब ये नवाब की गद्दी पर बैठेगा तो घसीटी बेगम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर के मिलेगी और इसी समय अंग्रेजों को क्या हो जाता है, मौका मिल जाता है। यानी ये वो दौर है जहां पर, अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ये वो दौर है जहां पर 23 जून 1757 तक आते आते यहां पर जो है अंग्रेज जो थे अब ये चाहने लगे थे कि भारत की गद्दी को हम क्या कर ले, प्राप्त कर ले। ईस्ट इंडिया कंपनी 23 जून 1757 को, इसे कहेंगे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कहा जाएगा। यानी वास्तव में अब ये लगभग हम बात करें यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, अब लगभग 150 साल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जाहिर सी बात है 150 प्लस साल में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे कंडीशन को समझ गई थी। तो नवाब जैसे ही बना, अपोजिट ग्रुप क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। और इसी अपोजिट ग्रुप में पहला जो युद्ध होता है उसी को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। यानी बस आप इतनी याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब है उसका नाम रहेगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ने भारत की जो शुरुआत है वो कहां से किया था, विक्ट्री जो शुरू किया था वो बंगाल से किया था। तो बस इतनी बात को याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत की विजय की शुरुआत, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द विक्ट्री फ्रॉम इंडिया टू बंगाल। बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहा जाता है। एंड द रूलर ऑफ द बंगाल वाज सिराजुद्दौला एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। यानी यूं कहें, हम यहां पे यूं कह सकते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला टूक दी थ्रोन ऑन बंगाल, बंगाल की गद्दी पर बैठा। इतनी बात मैंने आपको समझा दिया कि अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है, उस अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर जो बैठा उस नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। इतनी बात आप याद रखिएगा, सिराजुद्दौला ये वही सिराजुद्दौला है कि अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठेगा। और कैसे युद्ध हुआ, क्या युद्ध में हुआ, इसी को हम सीधे देखेंगे
यहाँ पर क्लास तो काफी लंबा है, लेकिन हम आपको जो की पॉइंट्स है उस पर ही हम आपको डिस्कशन में लेंगे। अब आइएगा, मैं यहाँ पर पहला पॉइंट आपको लेता हूँ, जिस पहले टॉपिक की शुरुआत होती है यहाँ से। प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? प्लासी का युद्ध कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध का मतलब होता है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाएगा, यानी इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध कहा जाएगा। यह हुआ था आपका 23 जून 1757 को यह होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। अब इतनी बात आपका क्लियर हो गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? पहला तो प्रश्न यही बनता है कि बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, यानी यूं कहें कि जो ये युद्ध लड़ा गया, इसमें एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, और एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और ये लड़ा कब जाता है? 23 जून 1757 को। तो यही याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी इसी को कहा जाता। अब प्रश्न आपका बनता है, यहां पर पॉइंट के रूप में ही बस आपको बताऊंगा, जो बंगाल का नवाब था, यानी कहेंगे नवाब ऑफ बंगाल वाज सिराजुद्दौला, यानी याद रखिएगा ये वही सिराजुद्दौला है जो बंगाल का नवाब है। इसका नाम क्या रहेगा? सिराज उद दौला, यानी इसे कहा जाता है सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला कहा जाता है। ये क्या है? नवाब ऑफ बंगाल है। ये क्या है? इसे कहते हैं बंगाल का नवाब। अब इतनी बात समझ में आ गई, बंगाल का नवाब कौन था? यह था सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला है। सुजाउद्दौला भी मिलेगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सुजाउद्दौला एक तरफ युद्ध लड़ेगा, दूसरी तरफ जो है जो नेतृत्व करेगा उसका नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसको मैं बिस्कोपरा कहता हूं। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो यहां पे अंग्रेजों की तरफ से जो लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडरशिप था, यानी अंग्रेजों की तरफ से जो इस युद्ध में जो युद्ध लड़ेगा उस व्यक्ति का नाम रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, इसको कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का मतलब ये रहेगा आपका, ये रॉबर्ट क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसको फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये इसी को बिस्कोपड़ा में कहता हूं, याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक। इसे क्या कहेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक कहा जाता है। अंग्रेजों का नेतृत्व ये हो गया। अगला पॉइंट बनता है कि बैटल फील्ड प्लासी लोकेटेड ऑन, आखिरकार ये प्लासी था कहां पर? तो बैटल फील्ड जो प्लासी है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया, रिवर ऑफ भगीरथी, भगीरथी नदी के किनारे बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि प्लासी का जो प्लेस है, यानी इसे कहते हैं बैटल फील्ड, यानी जो युद्ध का जो क्षेत्र है या मैदान है, ये कहां पर था? तो ये था आपका ये नदिया डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर है नदिया डिस्ट्रिक्ट? तो बंगाल का था। ये बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल या बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट था, जहां पर आपको जो रिवर मिलेगा
रिवर ऑफ भगीरथी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर? रिवर ऑफ भगीरथी, यानी इसे कहते हैं भगीरथ नदी के किनारे था। भगीरथ नदी के किनारे, और ये रहेगा आपका नदिया जिला है। अभी भी नदिया जिला है बंगाल में, कभी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ये नदिया जिला में था, तो यहीं पर है ये युद्ध लड़ा जाता है। क्लियर है? इतनी बात मैंने आपको बताया। सिराजुद्दौला ये नवाब है जो बंगाल का, और अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध करेगा उसका नाम रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। और यहां पर आपका जो बैटल फील्ड था वो रहेगा आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट, जो आपका मिलेगा भगीरथ नदी के किनारे। अब युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, सिचुएशन कैसे बना? कहा जाता है शतरंज की गोटियां पहले से ही सेट कर दी गई। जैसे राजा है, वजीर है, प्यादे है, कब किसको चलना है ये पहले से ही पूरी तरीके से सेट कर दिया जाता। एक्चुअली हुआ क्या, कहा जाता है यह एक विश्वासघात था, चीटिंग हुआ था यहां पर। यहां पर एक नाम और मिलेगा, उसको भी चलते चलते याद रखिएगा। ये वही कहानी है, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था। पहला गद्दार, और उस पहले एग्जैक्ट गद्दार हम कह सकते हैं, इसके पहले भी गद्दारी हुई थी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी और या आपका अलीनगर की ट्रीटी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। इस युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला वाले में मामला कैसे फंसा, इसको समझिएगा। तो यहां पर एक नाम और आपको मिलेगा जिसका नाम रहेगा मीर जाफर, यानी यही था आपका चीफ कमांडर। चीफ कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला, यह था आपका सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। यह क्या था? सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मिलेगा। और जो ये आपका सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति है उसी का नाम मिलेगा जिसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे जिसको? जिसको कहेंगे मीर जाफर। अब समझ में आ गया होगा। ये मीर जाफर कौन है? ये मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है। यही मीर जाफर ही जाकर के मिल जाएगा रॉबर्ट क्लाइव से। एक्चुअली हुआ क्या कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कहा, भाई देखो तुम कब तक जो है सेनापति रहोगे, अपने भी तो बाल बच्चे के बारे में सोचो। कब तक कोचिंग पढ़ाते रहोगे? तुम मेरे कोचिंग में चले आओ और हम तुम्हें क्या कर देंगे, डायरेक्टर बना देंगे। अति महत्वाकांक्षा, लालच कह सकते हैं यहां पर। यानी कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जब रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है तो देखता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने तरफ मिलाया जा सकता है, और अपने तरफ जिसको मिलाया जा सकता है वो बड़े आसानी के साथ आ जाएगा। मीर जाफर को कर लिया। तो मीर जाफर को कहा जाता है गद्दी की लालच दे करके, ये गद्दी की लालच दे करके मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया, अपने तरफ मिला लिया। यूं ही कहें कि शतरंज की गोटी, आपने देखा होगा शतरंज का खेल। इस शतरंज के खेल में जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका वजीर है, यहां पर आपका राजा है, यहां पर आपका वजीर है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर आपका राजा है। एक तरफ आपका राजा मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और एक तरफ मान लीजिए यहां पर ये आपका ये बंगाल का था। तो बंगाल वाला ऑटोमेटिक, कहा जाता शतरंज की गोटियां ऐसे सेट कर दी गई थी कि बंगाल का जो राजा था ये क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो लीडर है, यानी कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी विजय हो जाएगी। और ये वही युद्ध है जिसमें युद्ध हुआ ही नहीं, और यहां पर वही कहानी अपनों ने लूटा। ये एक छोटी सी गलती जहां पे मीर जाफर क्या करता है, गलती करता है, लालच में आकर के रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया, युद्ध हुआ ही नहीं। और इस बैटल ऑफ प्लासी जिसे कहा जाता है, प्लासी के युद्ध में ये वास्तव में सिराजुद्दौला, ये बल्कि न भारत हारा, ये न बल्कि न बंगाल हारा, बल्कि पूरे भारत को हारा। हालांकि गलती थी,
एक्चुअली हुआ क्या, इस कहानी को मैं पूरी तरीके से आपको समझा देता हूं। सिराजुद्दौला जब मैदान में जाता है तो मीर जाफर कहता है कि आप क्या करेंगे युद्ध में, मैं इन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए ही क्या हूँ, काफ़ी हूँ, अकेला काफ़ी हूँ। सिराजुद्दौला हाथी पर सवार होकर के जाता है, और जब ये सिराजुद्दौला जाता है तो जाहिर सी बात है मीर जाफर के कहने पर सिराजुद्दौला रणभूमि को छोड़ करके चला जाता है। वह पैदल ही धीरे धीरे निकल गया हाथी पर बैठ के। हाथी पर जब बैठा हुआ हमारा राजा नहीं दिखा तो जो हमारी लगभग 2.5 लाख की सेना थी, उस 2.5 लाख की सेना का मनोबल जो है वो क्या हो जाता है, उस 2.5 लाख की सेना का मनोबल क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस तरीके से फिर उसका मीर जाफर, इसका लड़के का नाम मिलेगा मीर मारंग ने ही क्या किया, सिराजुद्दौला को मार दिया था। इस तरह से पूरी जो सिस्टम है, ये पूरी जो कहानी है, यहां पे इस तरीके से पूरी कहानी बैटल ऑफ प्लासी का यहां पर बनता है। और यहां पर इसके बाद, इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठा, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, फिर 1760 में क्या कर दिया, इसको गद्दी से उतारा। अभी इसकी इंग्लिश भी बोल दूंगा। 1760 में इसको गद्दी से उतारा, और 1760 से हटाने के बाद फिर जो गद्दी पर बैठा उसका नाम रहेगा मीर कासिम। क्या नाम रहेगा, ये 1760 से 63 तक रहा, और फिर 63 के बाद, यानी फिर 63 के बाद फिर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसी को क्या कर दिया, गद्दी पर ला करके बैठाया। यानी मीर जाफर को अंग्रेज पपेट की तरह यूज कर रहा है। जब देखा कि प्रॉफिटेबल नहीं है, गद्दी से उतारा, जब चाहा गद्दी पर बैठाया। ये कठपुतली नवाब बनाया अंग्रेजों ने, और ये कठपुतली नवाब छद्म युद्ध के माध्यम से अंग्रेज भारत को क्या करते हैं, जीतते हैं। ये वही है आपका बैटल ऑफ प्लासी। बड़ा खूबसूरत टॉपिक था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। ये इसको इंग्लिश बता देता हूं मैं, कुछ चीजें आपको बता, कुछ पॉइंट के रूप में ही बस लिखना है। एट द बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का नवाब था। सिंपल सा आप इसको याद रखिएगा। एंड द चीफ कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला वाज मीर जाफर। मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। बैटलफील्ड प्लासी लोकेटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया इन बंगाल, इन द, या कह सकते इन फ्रंट ऑफ रिवर ऑफ भगीरथी। भगीरथी नदी के किनारे आपका बैटलफील्ड जो है ये स्थित था। और याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड टू सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। अर्थात हम कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यहां पर रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के विक्ट्री के बाद द बंगाल ऑफ नवाब अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स वाज मीर जाफर को क्या कर दिया गया, बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया गया। और जब जैसे ही देखा कि मीर जाफर was not more than profitable, जब ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको गद्दी से हटा दिया। और उसके बाद गद्दी पर मीर कासिम को यहां पर बैठाया। मीर कासिम भी जब लाभदायक नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ा कहानी है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मीर कासिम भी जब लाभदायक नहीं हुआ, मीर जाफर बैठेगा, और फिर यही कहानी चलता रहा। इसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ। यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट्स में ही मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। अगला पॉइंट आता है जिस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। क्योंकि तीनों युद्ध को मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, बस उतनी ही बातों को मैं आपको लेकर के चल रहा हूं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अगला पॉइंट रहेगा जिसे कहा जाएगा बैटल ऑफ बक्सर कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे साथियों बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बक्सर का युद्ध कहा जाएगा। और ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर यहाँ पर भारत की 3 बड़ी शक्तियां यूनाइट होकर के अंग्रेजों से लड़ने का काम की। हुआ कि भाई चलो ठीक है, यहां पर तो आपने विश्वासघात कर लिया। विश्वासघात करने के बाद ये मीर कासिम तो बैठा रहेगा नहीं। ये मीर कासिम 3 फोर्सेस कंबाइंड 3 फोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत की 3 कंबाइंड यानी भारत की 3 संयुक्त सेना
वर्सेस ब्रिटिशर्स, और इस बार ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड करने वाला जो लीडर है वो बदल चुका है। उस लीडर का नाम है साथियों हेक्टर मुनरो। अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो 3 कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इंडिया डिफीटेड बाय द हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में भारत की तीनों संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने यहां पर पराजित कर लिया। तो याद रखिएगा यहां पर पूरी कहानी को, इस बात को आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है, पहले मैप से समझते हैं इस बात को। यहां पर आप देखे होंगे ये है आपका, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यही है आपका बंगाल। ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता था बंगाल, कहा जाता था। बंगाल का मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा हुआ करता था। ये वाला हिस्सा था इसको अवध कहा जाता था। ओ से भी लिखते हैं, ए से भी लिखते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाएगा दिल्ली कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा दिल्ली कहा जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये अवध दिल्ली है और ये बंगाल है, ये अवध है। ये अवध का प्रोविंस है और ये आपका बंगाल का प्रोविंस है। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिल्ली का जो नवाब था, नवाब ऑफ दिल्ली वाज, क्या रहेगा इसका नाम? मीर कासिम। मीर कासिम आपका बंगाल का रहेगा। शाह आलम द्वितीय मिलेगा। तो याद रखिएगा यहां पर 2 नाम, आपको 3 नाम मिलेगा। इसका नाम रहेगा शाह आलम द्वितीय। और यहां पर अवध वाला हिस्सा मिलेगा जहां पर नवाब मिलेगा, उसका नाम रहेगा सुजाउदौला। क्या नाम रहेगा? याद रखिएगा इसका सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद दौला कहा जाता है। यहां पर आपका सुजाउदौला है। और बंगाल का एक नवाब मिलेगा, उस बंगाल के नवाब का नाम आप याद रखिए। तो ये आपका शाह आलम द्वितीय है, ये सुजाउदौला है। और यहां पर एक नाम मिलेगा जिसे कहा जाएगा मीर कासिम। ये ज्वाइंटली फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ शाह आलम द्वितीय, नवाब ऑफ दिल्ली, एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम, डिफीटेड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव नहीं। तो याद रखिएगा यहां पर 3 फोर्स। अब देखिए कहने का मतलब ये वही युद्ध है जहां पर अंग्रेज विजय को प्राप्त करेगा। और कहा जाता है कि अवध जैसे क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने हिस्से में ले लिया। पहले प्लासी में बंगाल आया और यहां पे बक्सर में अंग्रेजों ने अवध जैसे हिस्सों को ले लिया और दिल्ली तक के रास्ते को क्या कर लिया? मार्ग को ओपन कर लिया। यानी उत्तर भारत का अब शासन अंग्रेजों के हाथ में जाएगा। ये वही युद्ध है बैटल ऑफ बक्सर जिसे कहा जाता है। तो 3 बड़ी शक्तियां, ये 3 बड़ी शक्तियां कौन थी? याद रखिएगा यहां पर एक्चुअली 3 वर्सेस 1 की लड़ाई हो जाती है। और ये 1 जो है आपका, इसी को याद रखिएगा। इसको मैं आपको यहां पे बताते चल रहा हूं 3 में कौन कौन आएगा। तो अगर दिल्ली की बात करेंगे आप, तो दिल्ली का जो नवाब रहेगा उसका नाम रहेगा शाह आलम द्वितीय है। याद रखिएगा इसे कहेंगे शाह आलम द्वितीय। और यहां पर जो अवध रहेगा, इस अवध के नवाब को कहा जाएगा सुजाउद दौला कहा जाएगा। और यहां पर एक और मिलेगा जिसे बंगाल कहा जाएगा। बंगाल का ये एक्स था, उस समय तो मीर जाफर था, जिसका नाम रहेगा मीर कासिम। सुजाउदौला नवाब ऑफ ये नवाब था। ये याद रखिएगा ये नवाब था। अब डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो। जो इसको लीड कर रहा था उसका नाम मिलेगा हेक्टर मुनरो। क्या रहेगा इसका नाम? इसका नाम रहेगा हेक्टर मुनरो। और यहीं पर जो है क्या होती है? युद्ध में पराजित हो जाती है। यानी बस इतनी बात को याद रखिएगा, बस इतनी बात याद रखिएगा। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ शाह आलम द्वितीय नवाब ऑफ दिल्ली, सुजाउदौला नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम, या कह सकते हैं ज्वाइंटली फोर्सेस ऑफ इंडिया डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ
हेक्टर मुनरो इन बैटल ऑफ बक्सर इन 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को भारत की तीनों संयुक्त सेनाएं या संयुक्त सेनाएं, जिसपे दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का शासक शुजाउद्दौला और बंगाल का शासक मीर कासिम, अंग्रेजों के जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था के नेतृत्व में क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद याद रखिएगा, कहा जाता है कि अब अंग्रेज जो हैं ये गंगा घाटी के बेल्ट में क्या कर लेते हैं, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लेते हैं, यानी अवध तक के क्षेत्रों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करेंगे और दिल्ली के लिए मार्ग क्या हो जाएगा, उनका ओपन हो जाएगा। इसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। साथियों देखो, यहां तो विश्वासघात हुआ था, ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लासी में तो विश्वासघात हुआ था, लेकिन यहां पर जो है कोई भी विश्वासघात नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है ये वास्तविक युद्ध था। कहा जाता है कि अगर प्लासी के विजय के बाद अंग्रेजों को हरा दिया गया होता तो प्लासी एक किस्सा बनकर रह जाता, लेकिन हम हरा नहीं पाए थे। और वो तो पूरी कहानी है, उस पर कभी आप यूपीएससी करेंगे तो वहां पे मिलेगा कि इसके पीछे और भी कहानी है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेन जो बातें हैं आपके वनडे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने क्या किया, यहां पर क्लियर कर दिया। अब आता है एक पॉइंट और आता है, उसको मैं क्लियर करके इस टॉपिक को बाइंड अप करूंगा। अगला जो टॉपिक आता है इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है इलाहाबाद की, इसी को कहेंगे इलाहाबाद की संधि कहा जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, बड़ा इसमें कहानी अजीब है। 12 और 16 अगस्त दो संधियां हैं, 1765 को किया जाता है। उसमें अंदर तक आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको इतनी बात आपको याद रखना है। एक्चुअली अंग्रेज जब यहां पर बड़ा होशियार है, जब अंग्रेज जीतता है, जब हारेगा अंग्रेज तो माफी मांग लेगा, और जब जीत जाएगा अंग्रेज तो यही अंग्रेज क्या करेगा, बोलेगा चलो इलाहाबाद में संधि कर दे। चूंकि ये अवध का हिस्सा है, बंगाल का हिस्सा है, तो बीच में वाला हिस्सा अवध भी ज्यादा चुकू पुकू किया था, तो इसी को बुलाया गया इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जो संधि की गई उसी संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर देखो शासन को सीधे नियंत्रण में नहीं लेना चाहते थे भाई, जाति भाषा बोली में भी कम थे, अंग्रेज अभी सत्ता को प्राप्त किए थे। भारत का जो ज्यादातर जो अपर कास्ट ऑफ दी सोसाइटी था या कुलीन वर्ग था, ये क्या कर सकता था, अंग्रेजों के विरोध में आ सकता था। तो अंग्रेजों ने खासतौर से रॉबर्ट क्लाइव ने जिसका नेतृत्व किया था, बड़े चालाकी के साथ एक सिस्टम को दिया। उसी सिस्टम को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है द्वैत शासन कहा जाता है। तो यहां पर जिस सिस्टम को दिया गया उस सिस्टम को कहते हैं डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है द्वैत शासन कहा जाता है। अब कहोगे गुरुजी द्वैत शासन क्या है, दोहरी शासन की प्रणाली क्या है, तो द्वैत शासन में जो प्रावधान किया गया, इस द्वैत शासन में आपकी क्या बातें आपके निकल करके आती है। इसमें जो द्वैत शासन में किया गया, अंग्रेजों ने और भारतीयों के साथ क्या किया, यहां पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसके माध्यम से कहा गया दीवानी का अधिकार। दीवानी ये वही अधिकार है जिसको पाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, दीवाना हो जाता है। दीवानी का राइट्स का मतलब होता है, इसे कहते हैं दीवानी का अधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, दीवानी का अधिकार कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें बनता है, इसे कहते हैं निजामत का अधिकार। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे निजामत का राइट्स कहा जाता है। निजामत राइट्स मतलब होता है, इसे कहते हैं सामान्य प्रशासन। इसे कहा जाएगा, निजामत का मतलब होता है वही, निजामत ही लिखिए अभी यहां पर, इसको बोलेगा निजामत का अधिकार। ये क्या था इसको समझना है हमें, निजामत का अधिकार। दीवानी का अधिकार का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिवेन्यू का जो राइट है, या इशू कहे रिवेन्यू का जो राइट है। रिवेन्यू का मतलब राजस्व का जो अधिकार है। ये राजस्व का अधिकार जो है, और निजामत का मतलब होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसे कहते हैं सामान्य
इसे कहते हैं सामान्य प्रशासन। तो ये जो रिवेन्यू का जो अधिकार है, ये रिवेन्यू का अधिकार ये किसको दे दिया गया? ये रिवेन्यू का अधिकार भारतीयों से अंग्रेजों ने ले लिया। ये रिवेन्यू का अधिकार किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? गॉट रिवेन्यू राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी बाई शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसी से प्राप्त किया था। याद रखिएगा, गॉट बाई, या ऐसे कह सकते हैं इसको, इससे अच्छा रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। और किससे प्राप्त की? तो याद रखिएगा, गॉट बाई शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय से क्या किया? यहां पर द्वारा प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट रिवेन्यू राइट बाई शाह आलम द्वितीय, और ये वही शाह आलम द्वितीय आपको पता ही है जो क्या था? आपका मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने रिवेन्यू का अधिकार क्या कर लिया? अपने पास। यानी रिवेन्यू का मतलब राजस्व, राजस्व अब अंग्रेजों के पास जाएगा। और कैसे? प्रोसेस के माध्यम से जाएगा। इसके लिए पूरा अंग्रेजों ने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया। ये पूरी कहानी है। सामान्य प्रशासन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? भारतीयों को दे दिया। और इस सामान्य प्रशासन में क्या कहानी थी इसको समझ लीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या यहां पर? सामान्य प्रशासन जो है, एक सेकंड रुक जाइएगा, सामान्य प्रशासन जो है ये इंडियन को मिल गया। अंग्रेज बड़ा चालाक था, ऐसा दुधारू गाय जिसका राजस्व अंग्रेजों के पास जा रहा है और प्रशासन भारतीय करेगा। भाई वसूली करने कौन जाएगा? भारतीय जाएगा, जमींदार जाएंगे। और जमींदार क्या था? किसानों से वसूली करेगा। तो जबरन जब वसूली करेगा तो किसान और जमींदार दोनों के संबंधों को, सामाजिक रिश्तों को अंग्रेजों ने तोड़ने का कार्य किया। और जो राजस्व वसूल करके जमींदार प्रथा के माध्यम से जाएगा वो किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास जाएगा। यानी अंग्रेज क्या कर रहा है? यहां पर राजस्व का लाभ उठा रहा है, लेकिन वसूली कौन करेगा? भारतीय करेगा। वसूली का अधिकार भारतीयों को दे दिया, और जो वसूली के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो क्या जा रहा है? अंग्रेजों के पास जा रहा है। इसी सिस्टम को कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। और डुअल गवर्नमेंट के लिए याद रखिएगा, अंग्रेजों ने 2 डिप्टी दीवान को नियुक्त कर दिया, मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को। याद रखिएगा, डिप्टी दीवान अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स इन बिहार एंड बंगाल। बिहार में जो नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा राजस्व के लिए, राजस्व अधिकारी बनाया गया। यानी यहीं से आया था, रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है, इसे कहते हैं राजस्व अधिकारी। और राजस्व अधिकारियों की बड़ा अच्छे से अंग्रेजों ने क्या किया? नियुक्ति कर दिया। और ये राजस्व अधिकारी 2 नियुक्त किए गए थे। एक नाम रहेगा मोहम्मद रजा खां और एक रहेगा सिताब राय। क्या रहेगा नाम? सिताब राय। सिताब राय जो है ये बिहार में अपॉइंट किए गए थे, और ये जो मोहम्मद रजा खां थे, ये मोहम्मद रजा खां का जो अपॉइंटमेंट किया गया था ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया गया। यानी अब देखिए, वसूली करने के लिए भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया? राजस्व अधिकारी लगा दिया। और इस राजस्व अधिकारी के लगाने के माध्यम से अंग्रेज भारत का शोषण करेगा। तो यहां पर क्या है? अंग्रेज भारत में डुअल सिस्टम को लागू कर दिया। यही सिस्टम है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। तो एक छोटा सा क्लास मैंने आपको लिया। मेरा उद्देश्य ही था 45-50 मिनट की क्लास में मैं आप उन सारी बातों को मैं बता सकूं। अगर मैं बताने लगता स्टार्टिंग के सारे पॉइंट, तब वहां पे तब आपका ये सिलेबस नहीं करा पाता, टॉपिक आपका अधूरा रह जाता। अगर इस टॉपिक को मैं अगर यहाँ बताने लगता, बंगाल विजय क्यों या बंगाल के उत्तराधिकारी, इस पर मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि उस पर आपका क्लियर। आज मेरा उद्देश्य था बेटल ऑफ प्लासी को समझाना। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ इस बात को मैंने समझाया। बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, कौन कौन लीडर कैसे कैसे शामिल हुआ, और फिर मैंने आपको बताया इलाहाबाद की संधि कैसे की गई। तो ये इतनी बातें मैंने आपको, ये सारी बातें हमने आपको क्या कर दिया, यहाँ तक की बातों को हम लोगों ने एक एक करके अपनी बातों को समझा। तो आज का एक बेहतरीन सेशन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये क्लास को हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया।
क्लास कैसी थी आप क्लास के बाद जरूर कमेंट करिएगा। ज़्यादातर बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी बच्चों का यहाँ पर एक भीड़ है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं आप लक्ष्मी नगर के ब्रांच पर, हम आपको मिलेंगे जीएस के फैकल्टी के साथ ऑफलाइन ब्रांचेज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।